तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेंगलियार वो हुंटियान डाओ के साथ फाइट कर रही थी। वो दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर थे, मगर जब मेंगलियार अपने 5th लेवल में आती है तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाती है कि वो हुंटियान डाओ पर काफी भारी पड़ने लगी थी। मगर जब वहाँ पर योंगफाई आता है तो वो हुंटियान डाओ का साथ देता है और वो मेंगलियार को ही चैलेंज कर देते हैं। मगर मेंगलियार समझ जाती है कि वो किसी भी टाइम पर वीक पड़ सकती है और इन दोनों के अगेंस्ट लड़ नहीं पाएगी, इसीलिए वो फौरन से वहाँ कर भाग कर अपनी जान बचाती है। और दूसरी तरफ से हुंटियान डाओ जब वो योंगफाई के बारे में जानता है तो वो उसे ही मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके किसी दोस्त ने उसे योंगफाई को मारने के लिए कहा था। मगर योंगफाई यहाँ पर लोंगजी का सहारा लेते हुए पहले तो हुंटियान डाओ को बहुत ही ज्यादा वीक कर देता है, जिसके बाद वो उस पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करता है। उसकी स्वॉर्ड उसकी बॉडी के आर पार निकल जाती है, यहाँ तक कि योंगफाई अपने एविल फॉर्म में भी आने लगा था। उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही होती है। उसका एक स्प्लैश अटैक तो उस हुंटियान डाओ को इतना इंजर्ड कर देता है कि हुंटियान डाओ को वहाँ से भागना पड़ जाता है, मगर वो अपना स्पीयर वहीं पर ही छोड़ देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई से मिलने के लिए एक ओल्ड मैन आता है, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट सीजन में देखा था। वो उसके पास आते ही कहता है कि यंग मैन, तुमसे काफी टाइम के बाद मिल रहा हूँ। जैसे ही वो उस रूम के अंदर एंटर करता है तो उसे देखते ही वो ड्रैगन फौरन से भागकर दूर चला जाता है। योंगफाई कहता है कि सीनियर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो ओल्ड मैन कहता है, बेफिक्र हो जाओ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। वो लोंगजी से भी कहता है कि मिस लोंग, कैसी हो तुम? और जरा अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताओ कि वो कैसा है। मैंने उस यंग मैन को काफी लंबे टाइम से नहीं देखा। उसकी बातें सुनकर लोंगजी भी सरप्राइज हो जाती है कि ये मेरे ग्रैंडफादर को जानता है। और दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन उन लोगों से कहता है कि तुम मेरे बारे में नहीं जानते, मगर मैं ईस्टर्न चू किंगडम के एम्परर का ग्रेट ग्रैंडफादर हूँ और मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर से कई मर्तबा मिल चुका हूँ। तो लोंगजी कहती है कि ओल्ड मास्टर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मगर वो ओल्ड मैन कहता है, तुम लोगों ने तो जरूर सुना ही होगा कि पिंगयांग सिटी में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेजर अपीयर होने वाला है। वो योंगफाई से कहता है कि तुम्हें चू किंगडम के नीचे मौजूद वो एंशिएंट टॉम्ब तो याद होगी, हम दोनों ने उसे एक साथ ही एक्सप्लोर किया था। और मुझे एक बात बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है, अगर वहाँ पर कोई ट्रेजर अपीयर हुआ भी तो फिर उसका रिलेशन जरूर उस एंशिएंट टॉम्ब से होगा। ये चेक करने के लिए मैं दोबारा से उसी एंशिएंट टॉम्ब में गया था, मगर मैंने वहाँ पर देखा कि उस गेट के आगे एक और लेयर बनी हुई है। वो पावर मुझे एक डिवाइन पावर जैसी फील हो रही थी, मगर मुझे ऐसा भी फील हो रहा था कि जैसे यहाँ पर किसी डीमन की रीबर्थ हुई है। मैंने अंदर जाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही जोर का झटका लगा। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे अंदर मौजूद जो भी शख्स है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये कहने के बाद योंगफाई उससे कहता है कि सीनियर, लगता है कि आप बस एक बैरियर से हार कर आ गए हैं। तो ओल्ड मैन कहता है कि मेरा पक्का इरादा था वहाँ अंदर जाने का, पर मैं नहीं जा पाया। लगता है कि शायद मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा लाइफ स्पेन भी अब खत्म होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम मेरी हेल्प करो। मुझे पता है जब तुम्हारी वो लेजेंडरी कमान इस दुनिया में आई थी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी वो लेजेंडरी कमान दोबारा से अपीयर होगी तो तुम मेरी हेल्प करोगे। इससे पहले कि कोई शख्स इसका फायदा उठाए, हमें अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखना होगा। ये सुनकर योंगफाई दिल ही दिल में कहता है कि ओल्ड मैन की बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे अपना लाइफ स्पेन बढ़ाना है, ये बस चू किंगडम को बचाने का बहाना कर रहा है। मगर वो उस ओल्ड मैन से कहता है कि ओल्ड मैन प्लीज मुझे माफ करना, मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। ऊपर से आप तो मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं, मेरी इतनी क्या औकात के मैं आपके सामने कुछ कर पाऊं। मगर वो ओल्ड मैन कहता है, तुम खुद को इतने हल्के में क्यों ले रहे हो, तुम एक डिवाइन ब्लड वॉरियर हो। ये कहते हुए वो उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है तो योंगफाई पीछे हट जाता है, जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि कोई स्वॉर्ड तुम्हें छू सकती है पर तुम मुझे अपने करीब नहीं आने देते। तो योंगफाई कहता है, लगता है कि आप मुझसे कुछ ज्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं कि जो मैं आपको दे सकूं या उससे आपकी हेल्प कर सकूं। ये सुनकर वो ओल्ड मैन समझ जाता है कि योंगफाई उसकी कोई मदद नहीं करना चाहता। इसके बाद वो फौरन से योंगफाई के लिए एक बॉक्स निकालता है और वो बॉक्स जब खुलता है तो उसके अंदर हमें योंगफाई की लेजेंडरी कमान दिखाई देती है। ये देखकर योंगफाई भी चौंक जाता है। तो लोंगजी को शायद उस कमान के बारे में पता था। यहाँ पर वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं तुम्हें ये कमान हमेशा के लिए दे दूंगा अगर तुम मेरे इस काम में मेरी हेल्प करते हो। और योंगफाई कहता है, अच्छा तो अब पता चला कि ये लेजेंडरी कमान कहाँ गई थी, इस ओल्ड मैन ने ये चुराई थी। ये कहने के साथ वो
जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है तो वो ओल्ड मैन फौरन से उस कमान को खींच लेता है। योंगफाई से कहता है कि मैं तुम्हें किसी को लेने के लिए भेजूंगा। अगर तुम्हें ये लेजेंडरी कमान चाहिए तो फिर तुम्हें जरूर आना होगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम इस मौके को जाया नहीं करोगे। ये कहते ही वो फौरन से वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद युआन लॉन्ग ड्रैगन फौरन से बाहर निकल आता है और वो ठंडी सांस लेते हुए कहता है कि शुक्र है कि ये चला गया। वो उन लोगों से कहता है मुझे पहले ही पता था कि ये ओल्ड मैन किसी अच्छे इरादे से नहीं आ रहा। और यहाँ पर लॉन्ग जी कहती है क्या तुम वाकई में कल जाओगे उसके पास? तो योंगफाई दिल में कहता है मेरे इस वक्त काफी दुश्मन बन चुके हैं। अगर मैं अपनी लेजेंडरी कमान वापस ले लेता हूँ तो फिर मेरे जितने भी दुश्मन हैं वो सारे के सारे एक साथ मिलकर भी आ जाएं तो भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो लॉन्ग जी को बताता है कि मैं उस एंशिएंट टॉम के अंदर मौजूद सीक्रेट के बारे में जानना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे पास इनकार करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक चर्च में एक डेड बॉडी पड़ी हुई होती है और वहाँ पर एक बंदा उस डेड बॉडी के पास में खड़ा होकर प्रे कर रहा होता है और वो उस डेड बॉडी से कहता है कि डियर जॉन, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे और तुमने अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे काम भी किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि गॉड तुम्हें इसके लिए जरूर फेवर देगा और उम्मीद करता हूँ तुम्हारा आगे का सफर आसान होगा और तुम हेवनली रियल में अपनी आजादी के साथ जिंदगी गुजारोगे। इतना कहने की देर थी कि अचानक से फिर वहाँ पर उस चर्च के अंदर एक हवा का झोंका आता है और वहाँ मौजूद जितनी भी मोमबत्तियां होती हैं वो बुझ जाती हैं, जिस पर वो ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे दिखाई देता है कि ऊपर से एक डिवाइन लाइट नीचे की तरफ आती है और सीधा उस कॉफिन में जाती है, जिस पर वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा डर जाता है। देखते ही देखते जैसे ही वो डिवाइन लाइट वहाँ से जाती है तो उस कॉफिन के अंदर एक अजीब सा फ्यूम निकलने लगता है और वो ओल्ड मैन जो कि उस कॉफिन के अंदर था वो जिंदा होकर बाहर निकलने लगता है। ये देखकर उसके सामने मौजूद दूसरा ओल्ड मैन बिल्कुल हैरान हो जाता है। देखते ही देखते उस डेड बॉडी की आंखें खुलती है तो उसके सामने मौजूद उसका ही अपना दोस्त होता है जो कि उसे डर के मारे पीछे हट जाता है और वो डेड वॉरियर जो कि अभी जिंदा हुआ था वो कहता है कि मेरे पुराने दोस्त तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। तुम मुझे दोबारा जिंदा देखकर डर गए होगे पर मेरी कुछ ऐसी विशेष हैं जो कि कंप्लीट नहीं हुई हैं और उन विशेष को कंप्लीट करने के लिए ही मुझे गॉड ऑफ वार ने दोबारा से रीइंकारनेट करके इस दुनिया में भेजा है ताकि मैं अपने अधूरे काम पूरे कर सकूं। इसीलिए मेरे इस मैटर के बारे में तुम किसी को भी मत बताना। ये कहने के साथ वो वहाँ से चला जाता है और फिर हमें अगले सीन में एक और वॉरियर को दिखाया जाता है। वो फिर से अपने किंग के पास आता है और कहता है कि माय लॉर्ड, हमारे दो वॉरियर जिनमें से एक कामिला और एक एमिस है वो दोबारा से रिवाइव हो गए हैं और वहाँ से कहीं चले गए हैं। ये कहने के बाद वो किंग उन लोगों से कहता है ठीक है, इसके बारे में किसी को भी मत बताना। ये कहने के बाद वो वॉरियर जैसे ही वहाँ से जाता है तो वो किंग कहता है कि क्या ये कोई होली स्पिरिट है? अगर वाकई में ये कोई होली स्पिरिट्स हैं तो फिर ये हर एक को रिवाइव क्यों नहीं करती? अगले सीन में हमें दोबारा से उसी ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि अभी रिवाइव हुआ था और उसके साथ वहाँ पर दो और वॉरियर्स भी आ पहुंचते हैं जिनमें से एक लड़की होती है। वो दोनों भी दोबारा से रिवाइव हुए थे। वो ओल्ड मैन आता ही कहता है हमें उस डोंगचू कंट्री में चलना है। ये कहते ही वो लोग फौरन से वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरी तरफ से हमें प्रिंसेस चू नियान को आते हुए दिखाया जाता है। वो अपने फ्लाइंग टाइगर के साथ दोबारा से पिंगयांग कंट्री जा रही होती है और वहाँ पर उसके साथ चेंशी भी थी। प्रिंसेस चू नियान कहती है लगता है मुझे तुम्हें दोबारा से लाने में देरी हो गई है। अगर मैं थोड़ी और देर कर देती तो शायद वो ओल्ड मैन मुझे तुम्हें वहाँ से निकालने नहीं देता। मगर चेंशी कहती है लिटिल सिस्टर, तुम सबसे बेस्ट हो। अगर तुमने मुझे ना बचाया होता तो शायद वो लोग तो मेरी चटनी बना देते। इतने में हमें दिखाया जाता है वो ओल्ड मैन अपने उन दो साथियों के साथ जैसे उन लोगों को क्रॉस करके जाता है तो चेंशी उन्हें देखते ही और कहती है कि सिस्टर जरा वो देखिए कुछ लोग उड़ रहे हैं। ये सुनते ही प्रिंसेस चू नियान अपने फ्लाइंग टाइगर को फौरन से रोकती है और वो टाइगर जमीन पर आकर लैंड करता है और उसके विंग्स गायब हो जाते हैं और दूसरी तरफ से वो वॉरियर्स भी वहीं पर ही रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस टाइगर और उन लड़कियों के बीच में से उन लोगों को एक अजीब तरह की प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही होती है, जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि इन लोगों के अंदर कुछ पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही है। और दूसरी तरफ से चेंशी कहती है कि ये लोग बहुत ज्यादा अजीब हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये लोग किसी और के कंट्रोल में हैं, इनके अंदर एक अजीब सी मिस्टीरियस पावर है। ये सुनते ही प्रिंसेस चू नियान अपने फ्लाइंग टाइगर के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो दूसरी तरफ मौजूद रेड हेयर वाली लड़की वो उन लोगों के ऊपर एक एनर्जी अटैक करते हुए उन लोगों को वहीं पर ही रोक देती है, जिसकी वजह से वो लोग थोड़े से इंजर्ड भी होते हैं। और चेंशी कहती है पता नहीं ये लोग हमारे साथ अब क्या करेंगे। मगर जब चेंशी उन लोगों की तरफ देखती है तो उसे उन लोगों की रियलिटी दिखाई देती है, जिसमें वो देखती है कि वो लड़की रियलिटी में एक ड्रैगन है और दूसरा वॉरियर वो उसे एक गॉड की तरह दिखाई दे रहा होता है और तीसरा वो ओल्ड मैन
मैन, वो भी एक डिवाइन गॉड नजर आ रहा होता है। यहाँ पर वो ओल्ड मैन उस लड़की से कहता है इन लोगों को यहीं पर ही रोको। ये कहने के साथ वो लड़की फौरन से अपनी पावर को यूज करती है और एक बहुत ही जोरदार ग्रेविटी प्रेशर रिलीज करते ही उन लोगों को वहीं पर ही फोर्स करते हुए जमीन की तरफ पुश करती है ताकि वो लोग वहाँ से हिल न सके। ये ग्रेविटी प्रेशर जैसे ही और ज्यादा बढ़ता है तो चेनशी और प्रिंसेस चुनियान वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। यहाँ तक के प्रिंसेस चुनियान वो कल्टीवेटर होने के बावजूद भी उस जगह से नहीं हिल पा रही थी और चेनशी क्योंकि वो एक छोटी बच्ची होती है वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाती और फौरन वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अचानक से उसकी बॉडी अपने आप ही दोबारा खड़ी हो जाती है और हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी से एक डिवाइन पावर रिलीज होना शुरू हो जाती है और एक गोल्डन लोटस उसके चारों तरफ अपीयर होता है जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है और वो चेनशी इसकी पावर के जरिए अपनी बॉडी से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है कि वो खुद को उस ग्रेविटी प्रेशर से बाहर निकाल लेती है और साथ में उन लोगों के अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर वो ओल्ड मैन कहता है कि इस लड़की के अंदर एक ग्रेट पावर है, फिलहाल हमें मास्टर के प्लान को फॉलो करना है वरना हम लोग यहाँ पर किसी और मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये कहने के साथ वो लोग फौरन से डोंगचू सिटी की तरफ निकल जाते हैं और यहाँ पर चेनशी वो दोबारा से बेहोश हो जाती है तो प्रिंसेस चुनियान वो उसे पकड़ लेती है और चेनशी बताती है कि मैंने अभी एक सपना देखा। मैंने देखा कि मैंने उन तीनों वॉरियर्स को भगा दिया है। क्या ये वाकई में सच है? और वो उन लोगों की डायरेक्शन के बारे में कहती है कि ये लोग तो सीधा डोंगचू किंगडम की तरफ गए हैं ना। मगर प्रिंसेस कहती है हम लोगों को दोबारा से अकेडमी जाना होगा। ये कहने के साथ ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है योंगफाई वो रात के टाइम पर उसी क्रेजी ओल्ड मैन से मिलने के लिए आता है जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें रात के टाइम पे क्यों बुलाया है? तो योंगफाई कहता है मुझे पता है आप मेरे साथ उस एंशिएंट गुफा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है अच्छा तो तुम काफी समझदार हो गए हो, तुम्हें पहले ही पता चल गया है कि मेरे इरादे क्या हैं। तो योंगफाई कहता है कि सीनियर अगर आप अपना वादा पूरा करते हैं तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी हेल्प करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर वो ओल्ड मैन फौरन से अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करता है और वहाँ पे मौजूद एक लीवर में वो एनर्जी ट्रांसफर करते हुए उस लीवर को जैसे खींचता है तो जमीन के नीचे से एक अंडरग्राउंड रास्ता खुल जाता है और ओल्ड मैन योंगफाई को कहता है चलो हमें अंदर जाना है। ये कहने के बाद वो लोग उस अंडरग्राउंड एंशिएंट टॉम की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग उस टॉम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन लोगों को उस गेट के सामने एक पावरफुल बैरियर दिखाई देता है जिसे उस ओल्ड मैन ने पहले भी ट्राई किया था। वो योंगफाई को बताता है कि ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। मैंने जब इसे लास्ट टाइम टच किया था तो इसे टच करने से ही मुझे एक जोर का झटका लगा था। मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं उसके असर से मर जाऊंगा। ये कहने के बाद वो इस मर्तबा जैसे ही उसे टच करता है तो हमें दिखाया जाता है उस बैरियर से फिर से उस ओल्ड मैन को एक और जोरदार झटका लगता है और वो योंगफाई से कहता है देखा तुमने, मैं चाहता हूँ कि तुम ट्राई करो क्योंकि तुम्हारी बॉडी में डिवाइन और डीमन ब्लड दोनों शामिल है। हो सकता है कि इसे छूने से तुम कुछ देख पाओ। मैं अपनी एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करूंगा जिससे तुम्हें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। हम लोग देखना चाहते हैं कि आखिर इस एंशिएंट टॉम के अंदर क्या चल रहा है। तो योंगफाई कहता है सीनियर आपको लगता है कि वो लेजेंडरी कमान वाकई में कुछ कर सकती है? मगर ओल्ड मैन कहता है चलो ये ट्राई करके देख लेते हैं। इतना कहने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो ओल्ड मैन अपनी पावरफुल एनर्जी जैसे ही योंगफाई की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है तो योंगफाई फौरन से अपने अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी फील करता है कि उसकी आंखें भी बिल्कुल रेड हो जाती हैं और वो अपने दोनों हाथों से उस बैरियर को टच करता है और उसे फील करने की कोशिश करता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है योंगफाई को कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही होती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर लोग लड़ रहे हों। जैसे ही वो आंख खोलता है उसे दिखाई देता है कि वो एक बैटल फील्ड के बीचों बीच आ पहुंचा है। वहाँ हर तरफ वॉरियर्स आपस में लड़ रहे हैं और काफी ज्यादा खून खराबा चल रहा है और इतने में एक वॉरियर अपनी सोर्ड लेकर योंगफाई पर हमला करने के लिए आता है जिस पर वो काफी घबरा जाता है मगर वो सोर्ड उसकी बॉडी के दूसरी तरफ निकल जाती है और उसे कुछ भी नहीं होता और देखते ही देखते वो वॉरियर एक दूसरे को मार मार कर खत्म कर देते हैं और कोई भी नहीं बचता। जिसके बाद योंगफाई देखता है कि अचानक से उन लोगों की बॉडी के अंदर से एक एनर्जी निकलने लगी है जो कि स्पिरिट की तरह लग रही है। वो स्पिरिट एनर्जी उन बॉडी से निकलने के बाद सीधा योंगफाई की बॉडी की तरफ आती है और उसके चारों तरफ इतने तेजी से मूव करती है कि योंगफाई को उससे फ्लैशबैक आने लगते हैं। और योंगफाई कहता है जरूर ये कोई इल्यूजन है। उसे दिखाई देता है वहाँ पर एक 3 हेडेड
कंप्लीट ड्रैगन आ रहा है और उस ड्रैगन के ऊपर एक वॉरियर खड़ा हुआ है जो कि अपनी पावरफुल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है और वो वहाँ पर 3 अलग अलग फ्लेक पोर्टल्स क्रिएट कर लेता है जो कि इतना ज्यादा ताकतवर होते हैं कि वो उस सारी की सारी कार्बिक एनर्जी को खींच कर फौरन से उन फ्लेक्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उन फ्लेक्स के अंदर से कुछ इविल डीमंस बाहर निकलने लगते हैं और वो इविल डीमन सीधा योंगफे की तरफ झपटते हैं। तो योंगफे डर के मारे आंखें बंद कर लेता है, मगर जब वो आंखें खोलता है तो वो एक अलग ही जगह पहुंचा होता है जिस पर वो काफी हैरान होता है और उस जगह को काफी गौर से देख रहा होता है। उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर उस एक बड़े से हॉल के अंदर एक ग्रीन जेड हैंड रखा हुआ है जो कि दिखने में एक डिवाइन हैंड की तरह लग रहा था और योंगफे उस हैंड को देखने के लिए उसके करीब जाता है और जैसे ही उसे टच करने की कोशिश करता है तो योंगफे फौरन से उस जेड हैंड के अंदर चला जाता है जिसके अंदर एक और सीक्रेट वर्ल्ड होता है और उसे नजर आता है कि जिस जगह वो पहुंचा है वहाँ पे कोई और शख्स मौजूद है। वो कोई डीमन है या फिर कोई डिवाइन गॉड है उसे पता नहीं था, मगर वो शख्स कह रहा होता है कि डीमंस खुद को मारते हैं और यहाँ पर सील कर देते हैं। योंगफे जैसे ही पीछे पलटता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके पीछे एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसकी हाफ बॉडी एक डीमन की तरह की है और हाफ बॉडी एक डिवाइन गॉड की तरह की है, यानी कि उसके पास डुअल पावर है। और अचानक से फिर योंगफे की बॉडी पर बहुत ही जोरदार प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से उसे अजीब से फील होने लगता है, उसके सर में दर्द होने लगता है जिसकी वजह से वो काफी तकलीफ में आ जाता है। और ओल्ड मैन जब उसे इस तरह देखता है तो वो फौरन से अपनी एनर्जी को फौरन अपने पास रख लेता है और योंगफे को उस प्रोसेस से बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मुझे एक डीमन नेचर फील हो रहा है, क्या तुमने उस एंशिएंट टॉम के अंदर किसी और को भी देखा है? तो योंगफे कहता है कि मैंने एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर एक अजीब तरह के आदमी को देखा और उसके अलावा वहाँ पर एक जेट पाल मौजूद है जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रही है। ये सुनकर ओल्ड मैन कहता है कहीं ये वही ट्रेजर तो नहीं है जो कि इस दुनिया में दोबारा से अपीयर होने वाला है। ये कहते ही वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि जब फुल मून अपीयर होगा तो ये अनोमली अपीयर होगी और फिर बहुत ही बड़ी तबाही हो सकती है और ये ट्रेजर भी शायद उसी दिन ही अपीयर होगा। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फुल मून नाइट वो सिर्फ 5 दिन के बाद ही अपीयर होगी और वो स्ट्रेंज ट्रेजर दोबारा से रीइंकार्नेट होगा। मुझे पूरा यकीन है कि उस ट्रेजर का उस वॉरियर के साथ कोई ना कोई लेना देना जरूर है। जब फुल मून अपीयर होगा तो इस फ्री सिटी में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा और मैं अभी से ही फील कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स आ चुके हैं, क्योंकि तुम अकेले ही हमारी उम्मीद हो तो इसलिए हम लोग तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करेंगे। ये कहने के साथ ही वो योंगफे को उसकी वो लेजेंडरी कमान वापस कर देता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई इंसिडेंट हो, इसीलिए तुम्हें फुल तैयारी करके रखनी चाहिए। योंगफे अपनी उस लेजेंडरी कमान को देखता है तो वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा इम्प्रूव लग रही होती है। दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन योंगफे से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस एंशिएंट गुफा से बाहर निकल जाओ और मैंने तुम्हारे लिए एक ओल्ड पैलेस तैयार करवाया है, वहाँ पर जाकर रुको। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगफे जैसे ही वो घर से बाहर जा रहा होता है तो उसकी लेजेंडरी कमान उसके साथ ही होती है और वो मेंगलियर के बारे में कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी यहीं पे ही मौजूद हो, मगर याद रखना अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मेंगलियर वो यहाँ पर प्रिंसेस के साथ मौजूद होती है और लोग उसके बारे में कह रहे होते हैं कि ड्रीम फेरी प्लीज हमारे साथ आइए, हम आपको पूरा पैलेस घुमाएंगे। मगर प्रिंसेस चू वो कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ड्रीम फेरी मेरे पास आई है तो वो मेरी गेस्ट है और वो मेरे साथ मेरे ही मेंशन में रहेगी। ये सुनकर वो सारे के सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद योंगफे वहाँ पर आता है और वो कहता है कि प्रिंसेस चू लगता है कि शायद आपको यहाँ पर काफी हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। मगर वो प्रिंसेस जब योंगफे के साथ उस लेजेंडरी कमान को देखती है वो काफी सरप्राइज होती है और कहती है लगता है कि योंगफे वो एंसेस्टर से मिल चुका है। मगर योंगफे आते ही मेंगलियर से कहता है ड्रीम फेरी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो मेंगलियर कहती है कि तुम यहाँ भी आ गए। तो योंगफे कहता है कि क्यों, सब लोग यहाँ पर आ सकते हैं, मैं नहीं आ सकता क्या? मगर वो प्रिंसेस कहती है कि ये 12 मंथ का लूनर कोल्ड प्लम सीजन है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। मगर योंगफे कहता है कि लगता है कि शायद फेरी मेंगलियर वो मुझसे थोड़ा सा नाराज है, शायद वो मुझसे लड़ना चाहती थी, मैंने बीच में ही उसे वहाँ से भगा दिया। मगर फेरी कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये सही पता चल जाएगा। ये कहने के साथ ही योंगफे फौरन से उसी स्पीयर को बाहर निकालता है जो कि उसने हुन टियान डाओ से लिया था, यानी कि हुन टियान डाओ को मारने के बाद वो अपने स्पीयर छोड़कर भागा था तो योंगफे ने उसका स्पीयर अपने पास रख लिया था। इस स्पीयर को देखकर मेंगलियर सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि ये स्पीयर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तो योंगफे कहता है कि हाँ, अब काम की बात की ना, ये मैंने हुन टियान डाओ से ही तो लिया है। ये सुनकर मेंगलियर कहती है ओ अच्छा, तो अब समझ में आया कि तुमने मुझे वहाँ
पर यूज किया था। मगर योंगफे कहता है फिर ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम ही तो उस लड़ाई को बीच में से छोड़कर भाग गई थी। क्या तुम मुझे देखते ही वहाँ से भागी नहीं थी, सच सच बताओ। मगर फिर कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे मारने के लिए अब डीमंस का साथ लेने लगे हो। तो योंगफे कहता है कि हुनटियान डाओ वो पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन से रिलेट करता है तो वो हमारा दुश्मन है, और हमारा दुश्मन यानी कि हम सबका दुश्मन। और सुनने में आ रहा है कि डिस्ट्रक्शन पाथ का एक गॉड अपीयर होने वाला है और इस वक्त डोंगचू किंगडम में बहुत कुछ होने वाला है। मेरे ख्याल से हमें आपस में लड़ने के बजाय एक दूसरे से हाथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त डोंगचू किंगडम को हमारी जरूरत है, क्योंकि गॉड और एविल्स दोनों ही एक जगह एक साथ नहीं रह सकते। ये कहने के बाद वो दिल ही दिल में कहता है कि फेरी तुम्हारे पास इनकार करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। मगर उसे ये भी पता होता है कि फेरी जब भी मेरे करीब आएगी तो वो मौका देखकर मुझे मारने की कोशिश जरूर करेगी। ये कहने के बाद फेरी मैंगलियर के दिमाग में भी एक आइडिया आता है और वो योंगफे से कहती है कि हम लोग अगले 6 महीनों तक कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हमारे बीच में अब एक लंबा गैप होने वाला है। ये बात सुनकर योंगफे कहता है अच्छा तो ये चालाक लोमड़ी फिर से कोई चाल चलने वाली है। दूसरी तरफ हमें लोंगजी को दिखाया जाता है, उसके पास फिर से वही पर्पल हेयर वाला लड़का आता है जिसने लोंगजी को पहले एक आइस लोटस दिया था। तो लोंगजी के पास आते ही कहता है कि तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंगफे वो अपनी लेजेंडरी कमान वापस ले लेता है, मगर उसके बदले में वो उस मास्टर से वादा करता है कि वो डोंगचू किंगडम की मदद करेगा। मगर उसे आइडिया नहीं था कि उसका सामना किन लोगों से होने वाला है। वो बस यही बात जानता था कि वहाँ पर एक ऐसा ट्रेजर अपीयर होने वाला है जो कि गॉड से रिलेटेड है, और उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए वहाँ पर रात के टाइम पर न जाने कितने लोग आने वाले हैं। जैसे ही वो रात आ पहुंचती है और पूरा चांद निकल आता है तो
सबसे पहले वेस्टर्न रीजन के वो 3 डिसाइपल्स जो कि दोबारा से रीइंकार्नेट हुए थे, वो फौरन से वहाँ पहुँच जाते हैं और वो आते साथ ही सीधा ईस्टर्न चू किंगडम के उस मेन टेम्पल की तरफ जा रहे होते हैं। और वहाँ मौजूद एक मास्टर ने 20 साल पहले मुझसे वादा किया था कि तुम लोग 30 साल पहले तक वापस नहीं आओगे, मगर तुम लोग इतना जल्दी क्यों आ रहे हो। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे वॉरियर सीधा उस टेम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और वो लोग वहाँ पे मौजूद ईस्टर्न चू किंगडम के मास्टर को कहते हैं कि हम लोग जहाँ जाना चाहें हम लोग जा सकते हैं, कोई भी हमें नहीं रोक सकता। उन लोगों की आवाज दूर दूर तक लोगों को सुनाई दे रही होती है और सब लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि होन टियान डाओ को किसी ने शाओलिन टेम्पल पर सप्रेस कर दिया है, जिसकी वजह से शाओलिन टेम्पल के जितने भी मॉन्क हैं वो सारे के सारे दोबारा से आ रहे हैं। और दूसरी तरफ से योंग फाई वो कहता है कि मैंने क्योंकि उस होन टियान डाओ का वो हेल बर्ड स्पीयर छीन लिया है तो इसीलिए उनके मास्टर्स यहाँ पर आए हैं। अगर ग्रेट डीमन किंग को मेरे बारे में पता चल गया कि मैंने हेल बर्ड स्पीयर अपने पास रखा है तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मगर मैंने ओल्ड मास्टर से वादा किया है कि मैं उन लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये कहने के बाद योंग फाई डिसाइड कर लेता है कि वो चू किंगडम की मदद करेगा और उसके लिए वो अपनी लेजेंडरी कमान लेकर फौरन से उसी टेम्पल की तरफ आगे बढ़ता है। मगर वो देखता है कि वहाँ पर उसके अलावा भी बहुत सारे वॉरियर हैं जो कि उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए उसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जिस पर वो कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब है कि यहाँ आज बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स आने वाले हैं। देखते ही देखते उस डायरेक्शन की तरफ इतने ज्यादा वॉरियर आ जाते हैं कि योंग फाई भी परेशान हो जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर इतने पावरफुल कल्टीवेटर्स आएंगे और वो सारे के सारे चू किंगडम को तबाह करने के लिए काफी थे। हमें दिखाया जाता है कि कुछ वॉरियर्स तो ड्रैगन्स पर आते हैं और वो सीधा चू किंगडम के ऊपर आसमान में उड़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ से हमें बहुत ज्यादा ग्रीन एनर्जी निकलती हुई दिखाई देती है जो कि चू किंगडम के ओल्ड एंसेस्टर की होती है। वो सब लोगों से कह रहा होता है कि अगर किसी को भी इस ट्रेजर को हासिल करना है तो उसे सबसे पहले मेरा सामना करना होगा और चू वॉल डिफेंस को भी तोड़ना होगा। वहाँ पर चू किंगडम की आर्मी भी उन लोगों के इंतजार में खड़ी हुई होती है और वो ओल्ड मास्टर उन सारे ही लोगों से कह रहा होता है कि तुम सब लोग मेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं हो, इसीलिए बेहतर है पीछे चले जाओ। ये कहने के साथ वो फौरन से एक ड्रैगन सील को बाहर निकालता है। वो ड्रैगन सील जैसे ही ओपन होती है तो उसके अंदर से एक ग्रीन असूरा ड्रैगन बाहर निकल आता है और वो उन सारे के सारे कल्टीवेटर्स को वहाँ से पीछे धकेल देता है, जिसके बाद वो ओल्ड मास्टर उसी ड्रैगन के साथ वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बैरियर भी एक्टिवेट कर देता है और फिर अपने उन सोल्जर से कहता है कि तुम लोग इस लड़ाई में कोई भी मदद नहीं कर पाओगे, इसीलिए बेहतर है कि फ्रंट लाइन में चले जाओ और वहाँ पे जाकर लड़ाई लड़ो। यहाँ जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स आएंगे वो सारे ही हाई रैंकिंग्स के होंगे। ये सुनने के बाद सारे के सारे वॉरियर्स फौरन से बाहर की तरफ चले जाते हैं और बाहर मौजूद वॉल के ऊपर जाकर अपने मोर्चे संभालते हैं और उन लोगों की मदद करने के लिए और उन लोगों को कमांड करने के लिए वहाँ पर फर्स्ट प्रिंसेस भी आ जाती है। वो सब लोगों से कहती है कि सब लोग मेरे ऑर्डर का इंतजार करो, जैसे ही मैं कहूँ वैसे ही हमला कर देना। वो लोग देखते हैं कि जैसे ही उन लोगों के दुश्मन वो करीब आते जा रहे हैं तो वो फौरन से वहाँ पे मौजूद जितने भी आर्चर्स होते हैं उन्हें हमला करने का हुक्म देती है। ये कहने के बाद वो सारे के सारे वॉरियर्स फिर एक साथ ही एरोज रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जिससे वहाँ पर तीरों की बारिश हो जाती है और बहुत सारे कल्टीवेटर्स तो रास्ते में ही मार दिए जाते हैं। वो एरोज इतने ज्यादा होते हैं कि उन लोगों को बचने का कोई मौका ही नहीं मिलता। सिर्फ कुछ ही कल्टीवेटर्स होते हैं जो कि खुशकिस्मती से अपनी जान बचा पाते हैं और सिर्फ हाई लेवल के कल्टीवेटर्स ही ऐसे होते हैं जो कि उन एरोज को डॉज कर पा रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों की स्पीड काफी अच्छी होती है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बंदा एक ईगल के ऊपर बैठकर उन एरोज को डॉज कर रहा होता है और बहुत ही आसानी से चू किंगडम के पैलेस के पास पहुँच गया था। ये देखते ही वो सारे के सारे आर्चर्स फिर उसकी तरफ निशाना लगाते हैं और तीरों की बौछार कर देते हैं, मगर वो ईगल काफी फास्ट होता है और आसानी से उन सारे के सारे एरोज को डॉज करते हुए जा रहा होता है। ये देखकर उस एक ईगल के ऊपर मौजूद वॉरियर्स काफी खुश होता है। उसे लगा कि शायद उसे कोई भी नहीं मार सकता, मगर एक ही पल में एक उस ईगल की बॉडी के आर पार निकल जाता है, जिसकी वजह से वो ईगल बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है और सीधे जमीन पर जा गिरता है। देखते ही वो वॉरियर भी काफी परेशान हो जाता है और अचानक से एक एरो उसकी बॉडी के भी आर पार निकल जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ अलग तरह के आर्चर्स मंगवाए गए होते हैं जो कि नॉर्मल आर्चर्स से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनके अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी होती है। और वहाँ पर फिर हमें प्रिंसेस चुनियान को दिखाया जाता है। वो यही आर्चर
लेकर यहाँ पर आई थी और उसके साथ उसका व्हाइट टाइगर भी उन लोगों की मदद करने के लिए आया था। और प्रिंसेस उन लोगों से कहती है कि मैं यहाँ पर अपने व्हाइट टाइगर के साथ जब तक मौजूद हूँ तब तक कोई भी 4th लेवल का वॉरियर यहाँ से एंटर नहीं कर सकता। और वो फर्स्ट प्रिंसेस भी कहती है कि मेरे क्लान में जो भी लोग हैं अगर वो जबरदस्ती यहाँ पर अंदर आने की कोशिश करेंगे, मैं उन लोगों को वार्निंग दे रही हूँ कि उन्हें बुरी तरह से मारा जाएगा। और मैं जानती हूँ कि तुम लोग कौन कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हो। मैं एक मर्तबा ये प्रॉब्लम रिजोल्व कर लूँ उसके बाद मैं तुम लोगों की असलियत के बारे में जानूंगी और उसके बाद तुम लोगों के सेक्ट्स पर जाकर हमला करूंगी। ये कहने के बाद अचानक वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और वहाँ से एक आवाज आती है कि लड़की तुम कुछ ज्यादा बकबक कर रही हो। इतना कहने के बाद ऊपर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी नीचे की तरफ आती है तो वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है। उसका ऑरा ही इतना ज्यादा होता है कि वो दूर दूर तक सब लोगों को फील हो रहा था और सब लोग परेशान हो गए थे कि शायद यहाँ पर सेंट्स की एंट्री हो रही है। वहाँ मौजूद 3 लोग ऐसे होते हैं जो कि उस डिवाइन लाइट के साथ नीचे आ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि तुम मोर्टल्स, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को लेने के लिए आए हो। जिसके बाद जब उन्हें हमें दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है कि ये तीनों वही लोग थे जो कि वेस्टर्न रीजन से आए थे और उनके साथ एक मास्टर जॉन नाम का शख्स भी मौजूद था जो कि हम लोगों ने रीइंकार्नेट होते हुए देखा था। और उसके साथ उसके 2 असिस्टेंट्स भी होते हैं। उन्हें देखते ही सारे ही लोग पहचान जाते हैं कि ये तो वेस्टर्न रीजन के लोग हैं और ये यहाँ पर हजारों मील दूर इस आर्टिफैक्ट को लेने के लिए आए हैं। और प्रिंसेस चुनियान वो उन्हें देखते ही पहचान जाती है और कहती है कि ये तो वही 3 लोग हैं जिन्होंने पहले हम पर हमला किया था। और दूसरी तरफ वेस्टर्न रीजन की वो रेड हेयर वाली लड़की कहती है कि ईस्टर्न चू किंगडम लगता है कि कल्टीवेशन में काफी पीछे रह गया है। ये बस कुछ मामूली से लोग हमसे मुकाबला करने के लिए आए हैं। इन्हें लगता है कि ये लोग हमसे डिवाइन आर्टिफैक्ट छीन पाएंगे। ये कहने के बाद मास्टर जॉन उन लोगों से कहता है कि चलो अब इन कीड़े मकोड़ों का सफाया करते हैं। ये लोग इस लायक नहीं है कि ये लोग ज्यादा देर तक उस आर्टिफैक्ट को देख सके। ये कहते हैं वो लड़की फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और उसके पास एक ऐसी डिवाइन बुक होती है कि जिसमें मौजूद जो भी चीज होती है वो उसे रियलिटी में कन्वर्ट करते ही एक वेपन की तरह यूज करती है। और इस बार वो उस बुक से लाइटनिंग एनर्जी को समन करती है तो वहाँ पर हर जगह लाइटनिंग एनर्जी गिरने लगती है जिससे हर एक चीज तबाह हो बर्बाद हो जाती है। और योंगफाई दूर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है और वो कहता है कि ये तीनों कल्टीवेटर्स काफी पावरफुल हैं और ये तीनों ही वुशी से ज्यादा ताकतवर हैं। और हो सकता है कि शायद इन तीनों से ज्यादा ताकतवर कल्टीवेटर्स भी आज अपीयर हों। मगर प्रिंसेस चुनियान वो अभी भी उन लोगों के सामने खड़ी हुई होती है और वो कहती है कि तुम तीनों मास्टर्स अपनी कल्टीवेशन पर रिलाई करके हम लोगों को मारना चाहते हो, जबकि हम ईस्टर्न चू किंगडम के लोग इसे हमेशा याद रखेंगे। और तुम लोग अगर वो डिवाइन आर्टिफैक्ट लेकर चले भी गए तो भी तुम्हारे जाने के बाद हम लोग फिर से अपना अलायंस बनाएंगे और तुम्हारे रीजन पर हमला करेंगे और हम लोग हर एक चीज का हिसाब तुम्हारे उन लोगों से लेंगे और तुम लोगों की इनहेरिटेंस को ही खत्म कर देंगे। मगर वो मास्टर जॉन कहता है कि तुम एक रॉयल लड़की हो और तुम सोच भी नहीं सकती कि हम कितने पावरफुल हैं, मगर मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। ये कहने के बाद दूसरी तरफ से वो रेड हेयर वाली लड़की फौरन अपनी डिवाइन बुक बाहर निकालती है और उसके अंदर से वो एक पेपर से एक एनर्जी अटैक चुनती है तो वो एनर्जी अटैक एक बहुत बड़ा आग का गोला होता है जो कि रियलिटी में आता है और वो वहाँ पर सीधा प्रिंसेस की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये देखकर वो प्रिंसेस भी घबरा जाती है मगर अचानक से वहाँ पर योंगफाई की एंट्री होती है और वो जायंट ड्रैगन केचर हैंड की इस टेक्निक को यूज करते हुए उस आग के गोले को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। योंगफाई को देखकर वो लड़की फौरन से उसकी तरफ नीचे चली आती है और कहती है कि तो तुम भी फाइनली यहाँ पर पहुँच गए। ये तीनों लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। इन लोगों ने पहले चेंशी को मुझसे छीनने की कोशिश की थी। ये बात उसे काफी ज्यादा गुस्सा दिलाती है मगर योंगफाई जानता है कि उन लोगों का लेवल क्या है और उसका अपना लेवल क्या है, इसीलिए वो यहाँ पर ज्यादा एरोगेंट नहीं होता। और दूसरी तरफ से मास्टर जॉन कहता है कि अच्छा तो वो आर्टिफैक्ट सिर्फ 4th लेवल के वॉरियर्स डिफेंड करने आए हैं। यकीन नहीं आता कि ईस्टर्न चू किंगडम ने अपना एंशिएंट आर्टिफैक्ट इस लड़के को दिया है जो कि सिर्फ 4th लेवल में है। मगर प्रिंसेस चुनियान वो एंसेस्टर से कहती है कि ये तीनों लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं और इन लोगों ने कहा है कि आप गंजे हैं और मरने वाले हैं। इतना कहने के बाद अंदर से फिर उस ओल्ड मास्टर की आवाज आती है। वो उन तीनों के तीनों कल्टीवेटर से कहता है कि कितनी शर्म की बात है, वेस्टर्न रीजन के लोग बस बच्चों से लड़ने के लिए आए हैं। जब ये बात दुनिया को पता चलेगी तो वेस्टर्न रीजन का कितना मजाक उड़ाया जाएगा ये तो तुम लोग सोच सकते हो। ये सुनते ही वो तीनों ही कल्टीवेटर उस ओल्ड मास्टर की तरफ चले जाते हैं और योंगफाई कहता है कि ये 6th लेवल के मास्टर्स की फाइट है, इसीलिए हमें इस लड़ाई को सिर्फ दूर से देखना है। ये कहने के बाद वो लोग भी उन लोगों के पीछे पीछे चले जाते हैं। वो ओल्ड मास्टर वहाँ पर उन लोगों का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो
लोग वहाँ पर आते हैं तो वो तीनों ही उसके सामने आकर रुक जाते हैं और उस ओल्ड मास्टर को देखकर कहते हैं कि बस सिर्फ एक 6th लेवल का ओल्ड मास्टर यहाँ पर मौजूद है जिसके पास कुछ गिने चुने ही दिन बचे हैं। डोंगचू किंगडम उस आर्टिफैक्ट को हम लोगों से ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएगा। वो ओल्ड मास्टर जैसे ही खड़ा होता है तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक और ओल्ड मास्टर की एंट्री होती है और वो वहाँ पर आते ही कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि डोंगचू किंगडम में ऐसा कोई मेला लगा हुआ होगा। वो ओल्ड मास्टर डोंगचू किंगडम के ओल्ड मास्टर को कहता है कि तो तुम अभी भी जिंदा हो। तो डोंगचू किंगडम का मास्टर कहता है ली मास्टर तो तुम भी जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी लंबी जिंदगी के बाद भी अभी तक मौजूद हो। मगर वहाँ पर फिर एक तीसरे मास्टर की एंट्री होती है और वो आते साथ ही उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों ओल्ड मास्टर्स अपनी लड़ाई कुछ देर के लिए रोक लो, हमेशा मिलते ही लड़ना जरूरी नहीं है। इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये 3 लोग हैं, इसीलिए पहले जरा इनसे निमट लेते हैं, आपस की लड़ाई को बाद में देख लेंगे। योंगफाई देखता है कि दोनों तरफ से 6th लेवल के वॉरियर्स हैं और वो एक दूसरे को बिल्कुल बराबर की टक्कर दे सकते हैं। यहाँ पर वो चू किंगडम के मास्टर्स कहते हैं कि अगर हम लोगों के बीच में यहाँ पर लड़ाई होती है तो ये तो उन तीनों ही वेस्टर्न रीजन के मास्टर्स की फेवर में जाएगी। वो लोग बहुत ही आसानी से हमारे ट्रेजर लेकर अपने वेस्टर्न साइड्स की तरफ चले जाएंगे और ईस्टर्न चू किंगडम के लिए ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात होगी और फिर पूरी दुनिया हंसेगी और हमारा मजाक उड़ाएगी कि हम लोग अपने ट्रेजर्स को डिफेंड नहीं कर पाए। इतना कहते ही ओल्ड मास्टर अपनी बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है तो दूसरी तरफ से ओल्ड मास्टर जून भी अपनी सोर्ड के साथ एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है। दोनों ही अटैक एक दूसरे से टकरा कर वहीं डिस्ट्रॉय होते हैं और फिर मास्टर जॉन का वो असिस्टेंट अपनी पावर को यूज करने के लिए अपने उसी डिवाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करता है जिसके साथ वो एक बहुत ही बड़ी डिवाइन फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिसके साथ ही वो उन सब लोगों से कहता है कि इससे पहले कि एक गॉड खुद से अपीयर हो तुम लोग उसके आगे झुक जाओ। ये कहने के साथ ही वो फौरन ऊपर आसमान की तरफ एक एनर्जी रिलीज करता है तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फॉर्मेशन आ जाती हैं जो कि नीचे चू किंगडम के ऊपर आके गोलों की बारिश कर देती है। मगर नीचे मौजूद ली मास्टर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अपनी गॉड्स की पावर को हमारे गॉड पावर के साथ कंपेयर कर रहे हो। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ बीस्ट हो और तुम्हारे पास सिर्फ पावर से, मगर तुम लोगों ने कभी भी हेवन एंड अर्थ को समझा ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम लोग अपनी वेस्टर्न पावर्स हमारे आगे शो करोगे तो हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। ये कहने के बाद वो बंदा भी अपना एक डिवाइन प्लेटफॉर्म बाहर निकालता है और उसे मल्टीपल रिंग्स में डिवाइड कर देता है। डिवाइन आर्टिफैक्ट फौरन से वहाँ पे मौजूद एक ऐसा बैरियर बनाता है कि जो सारे के सारे आग के गोलों को वहीं पर ही रोक लेता है और मास्टर ली फौरन से उस आर्टिफैक्ट के अंदर जाता है तो वो उसके दूसरी तरफ बाहर आकर एक डिस्क अपने साथ ले जाता है जो कि वेस्टर्न वॉरियर के बिल्कुल पीछे अपीयर होती है। ये देखकर वो वेस्टर्न वॉरियर डर जाता है मगर मास्टर ली वो अपने उस डिवाइन डिस्क के साथ एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो डिस्क जब पूरी तरह से एनर्जी से चार्ज हो जाती है तो मास्टर ली उस डिवाइन डिस्क के साथ एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम रिलीज कर देता है। ये देखते ही वो वेस्टर्न वॉरियर फौरन अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को सामने ले आता है और उसका वो डिवाइन स्पीयर फौरन एक डिवाइन शील्ड क्रिएट कर लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उस डिस्क की एनर्जी बीम को भी आसानी से रोक लेती है। और तीसरा मास्टर जो कि मास्टर गुआन है वो कहता है कि तुम लोग मुझे सीरियस नहीं ले रहे, लगता है कि शायद मुझे भी अपनी पावर शो करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम लोग ऐसे मेहमानों का इस्तकबाल कैसे करते हैं जो कि हमसे हमारा ट्रेजर छीनने के लिए आते हैं। ये कहते हुए वो मास्टर फौरन से अपना एक नाइफ व्हील क्रिएट करता है जो कि बहुत ही तेजी से स्पिन भी होता है और उसके साथ अलग अलग नाइफ होते हैं। वो जैसे ही उस नाइफ व्हील को उस लड़की की तरफ रिलीज करता है तो वो लड़की उसे रोकने के लिए फिर से अपनी वो डिवाइन बुक ओपन करती है और कहती है कि तुम ओल्ड मास्टर्स, तुम लोगों को बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था मगर तुम लोग बड़े ही ढीठ हो, लगता है कि मुझे ही तुम्हें दोबारा से तुम्हारी कब्र में सुलाना होगा। ये कहते ही वो फौरन से उस डिवाइन बुक में से एक फ्लेमिंग टोर्नेडो को समन करती है तो वो टोर्नेडो उसमें से निकल कर रियलिटी में आ जाता है और इतनी स्पीड से घूम रहा होता है कि ये देखकर वो लड़की कहती है कि ओल्ड मास्टर्स तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है। मगर यहाँ पर वो ओल्ड मास्टर गुआन अपने उस नाइफ व्हील में से जितने भी नाइफ होते हैं उन सबको अलग अलग रिलीज कर देता है तो वो सारे के सारे नाइफ सीधा उस टोर्नेडो के अंदर चले जाते हैं जिसके बाद हमें वहाँ पर कुछ अटैक्स होते हुए दिखाई
दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो लड़की हैरान हो जाती है क्योंकि उस व्हील को बहुत ही आसानी से मौका मिल जाता है और वो उस टोर्नेडो से निकलकर सीधा उस लड़की की तरफ जाता है और उसे जाकर जोर से हिट करता है। और इतने में मास्टर जॉन वो बीच में आता है और वो कहता है कि तुम तीन ओल्ड मैन सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्टीवेशन पर रिलाय करके उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को हमसे नहीं बचा सकते। हम लोग डिवाइन डोमेन वार गॉड से बिलोंग करते हैं। ये कहते हैं वो दोबारा से अपनी बॉडी से एक ऐसी एनर्जी रिलीज करता है कि जो सीधा आसमान तक जा पहुंचती है और उसकी पावर भी पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही वो उस एनर्जी को सीधा उस ओल्ड मास्टर की तरफ रिलीज करता है तो यहाँ पर वो ओल्ड मास्टर दोबारा से उसी ड्रैगन सील का इस्तेमाल करता है, जिसके साथ वो एक अजूरो ड्रैगन को समन कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो अजूरो ड्रैगन जैसे ही बाहर आता है तो वो सीधा जाकर उस डिवाइन एनर्जी को हिट करता है और उसे वहीं पर ही रोके रखता है। जैसे ही वो दोनों एनर्जी अटैक डिस्ट्रॉय होते हैं तो वो दोनों ही मास्टर्स वहाँ से पीछे की तरफ चले जाते हैं और उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी सी इंजरीज होती है। पर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि शाओलिन टेम्पल के अंदर से एक एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वहाँ पर कुछ फॉर्मेशन अपीयर होती है और योंगफै कहता है कि तो फाइनली वो दोबारा से अपीयर हो रहे हैं। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उस शाओलिन टेम्पल के नीचे से इतनी पावरफुल एनर्जी आती है कि वो पूरे के पूरे टेम्पल को ही उखाड़ कर रख देती है और सीधा आसमान तक जा लगती है। और सब लोग समझ जाते हैं कि डिवाइन आर्टिफैक्ट वो अब इस दुनिया में आ चुका है। वो लोग बस इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही वो आर्टिफैक्ट उन लोगों के सामने अपीयर होगा वो लोग फौरन से उस पर टूट पड़ेंगे। मगर अभी तक वो डिवाइन आर्टिफैक्ट उन लोगों के सामने अपीयर नहीं हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो टेम्पल था उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा होल बन चुका होता है और उसके नीचे मौजूद अंडरग्राउंड जगह भी अब सब लोगों के सामने एक्सपोज हो चुकी होती है और उसके नीचे से एक ऐसी एनर्जी बाहर आती है कि जो उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को बाहर ले आती है। वो डिवाइन आर्टिफैक्ट वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन के साथ सब लोगों के सामने आ जाता है, जिसके बाद योंगफै देखता है कि ये वही एनर्जी हैंड है जिसे उसने पहले देखा था। और उसके बाद वहाँ पर और भी बहुत सारे क्लान के लोग आना शुरू हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बेस्ट यही है कि हम लोग बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आए हैं। वो ट्रेजर वहाँ पे मौजूद हर एक शख्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है और हर शख्स उसे हासिल करना चाहता था। और मास्टर जॉन अपने साथियों से कहता है कि चलो हमें उस ट्रेजर को हासिल करना है। वो लोग फौरन से उस अंडरग्राउंड जगह की तरफ चले जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ऊपर मौजूद जो ट्रेजर था वो एक होलोग्राफिक इमेज थी। असली ट्रेजर वो अभी भी नीचे जगह पर मौजूद है। देखते ही वो तीनों के तीनों मास्टर्स एक साथ ही कहते हैं कि हमें इन्हें यहाँ आगे जाने से रोकना होगा वरना ये लोग उस ट्रेजर तक पहुँच जाएंगे। ये कहने के साथ तीनों के तीनों एक साथ ही मिलकर अपने पावरफुल अटैक्स करते हैं और दूसरी तरफ से वो तीनों वेस्टर्न वॉरियर्स देखते हैं कि वो ओल्ड मास्टर्स उन पर हमला कर रहे हैं। और मास्टर जॉन फौरन से अपने चारों तरफ एक डोमेन बनाकर अपने आप को और अपने साथियों को प्रोटेक्ट करता है। तो वो तीनों मास्टर्स अपनी डिवाइन डिस्क को उन लोगों के चारों तरफ लाकर उन्हें लॉक कर देते हैं। और वो रेड हेयर वाली लड़की कहती है कि ये तीनों ही ओरिएंटल मास्टर्स हैं। इनके पास इतने प्रोफाउंड स्किल्स हैं। सोचा भी नहीं था कि चू किंगडम इतना इवोल्व हो चुका होगा। मगर वहाँ पे मौजूद दूसरा वॉरियर कहता है कि ये लोग अभी भी 6 लेवल के पीक पर नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग इनसे आसानी से डील कर सकते हैं। और मास्टर जॉन कहता है कि आज से हजारों साल पहले वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्ट की आपस में लड़ाई हुई थी और उस वक्त ईस्टर्न गॉड्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। मगर हजारों साल अब गुजर चुके हैं और ये लोग अब काफी वीक हैं। इतने में वो ओल्ड मास्टर फील करता है कि उसका वो ड्रैगन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इसका मतलब है कि कोई ऐसी पावर है जो कि उसे मास्टर के कंट्रोल से निकाल कर बाहर ले जा रही है। और हमें दिखाया जाता है कि वो डिवाइन ड्रैगन फौरन से उन तीनों के तीनों मास्टर्स के सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद मास्टर जॉन कहता है कि कुनलुन ड्रैगन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो कुनलुन के अंदर सील थे, तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में आने की इजाजत नहीं है। क्या तुम भूल गए हो कि तुमने किस चीज की कसम खाई थी? मगर वो ड्रैगन उन लोगों से कहता है कि इसका मतलब तो फिर ये भी है कि तुम तीनों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, मगर उसके बावजूद भी तुम लोग आजादी के साथ यहाँ वहाँ घूम फिर रहे हो। मैंने तो अभी तुम्हारी रियल आइडेंटिटीज के बारे में भी किसी को नहीं बताया है। क्या मैं तुम लोगों की रियल आइडेंटिटी सब लोगों को बता दूं? अगर तुम लोग यहाँ पर इसी वक्त यहाँ से चले जाते हो तो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुम लोग यहाँ पर आए थे।
फाई भी फील करता है कि उस ड्रैगन के साथ वहाँ पर कोई पावरफुल वॉरियर अपीयर हुआ है जो कि उन लोगों से भी ज्यादा ताकतवर है। जरूर ये कोई लेजेंडरी ड्रीमन है। पता नहीं यहाँ पर किस किस्म की बैटल होने वाली है। इतना कहने के बाद मास्टर जॉन वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड के साथ एक बहुत ही जोरदार धमाका कर देता है, जिसके साथ वो उन डिस्क को अपने आप से दूर हटाता है और वो ड्रैगन भी वहाँ से पीछे चला जाता है, जिसके साथ ही वो लोग वहाँ से तेजी से भागते हुए नीचे उस एंशिएंट गुफा की तरफ चले जाते हैं। और वो तीनों ही ओल्ड मास्टर्स कहते हैं कि हम लोग ज्यादा देर इंतजार करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कहने के साथ वो दो मास्टर्स तो फौरन से नीचे चले जाते हैं और योंग फाई वहाँ से उल्टे कदम पीछे जा रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि आगे जाना मौत को दावत देना है, इसीलिए उसे वहाँ से भागना ही बेहतर लग रहा था। मगर वो ओल्ड मास्टर फौरन उसके पीछे आता है और कहता है कि योंग फाई मेरे साथ नीचे चलो। मगर योंग फाई वहाँ पर नहीं होता, वो भाग रहा था। ये देखते ही वो मास्टर दोबारा से उसके करीब आ जाता है और कहता है कि मैं अपनी पावर्स वो तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें 4th लेवल के पीक पर ला सकूं और इस तरह तुम 1 घंटे तक इस पावर को यूज कर सकते हो। उस एनर्जी की वजह से योंग फाई की बॉडी के अंदर एक नई पावर सी आ जाती है और वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। वो मास्टर फिर योंग फाई को बताता है कि उस एंशिएंट केव के अंदर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, उन्हें तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ जूशियन ट्रेजर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और सिर्फ तुम अकेले और जिसके पास डिवाइन ब्लड मौजूद है और तुम उस लेजेंडरी कमान को भी यूज कर सकते हो। इसीलिए तुम्हारे अलावा और कोई ऐसा नहीं कि जो हमारी मदद कर सके। ये कहने के बाद वो ओल्ड मास्टर चुप हो जाता है और दूसरी तरफ योंग फाई वो सोच में पड़ जाता है कि मैं इन लोगों की मदद करूं या ना करूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे नीचे जाना चाहिए या फिर नहीं। ये कहने के बाद वो फौरन से उस जगह से नीचे कूद कर सीधा अंडरग्राउंड केव की तरफ चला जाता है और पीछे वो मास्टर हंसते हुए कहता है कि तो फाइनली इसने मेरी बात मान ली। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।